ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। यशोदानन्दनाय नमः। रमणविहारिणे नमः। श्री राधारमण के चरणारविंदों में नित्य प्रति का वंदन चरण वंदन प्रस्तुत करते हुए सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्मार्थियों को, ज्योतिष प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान असीम संभावनाओं का शास्त्र है, असीम ज्ञान का शास्त्र है। लौकिक है, पारलौकिक भी है। ज्ञान का महासिंधु पारावार है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से बहुत कुछ ज्ञान ऋषियों के द्वारा संसार को मिला है और मिलता रहेगा। उसी ज्ञान के प्रसंग में, संदर्भ में एक चर्चित कुंडली, प्रसिद्ध कुंडली, जिनका जन्म 18 जून 1970 रात्रि 9:52 पर दिल्ली में होता है। चर्चित परिवार, चर्चित नाम, चर्चित पिता, चर्चित मां, चर्चित क्षेत्र। 18 जून 1970 रात्रि 9:52 मकर लगन, वृश्चिक राशि। ये श्रीमान जी जो जातक है, जिनकी कुंडली है मकर लगन के जातक है, और इनका नाम राहुल गांधी है। इनको राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है, जिनका मकर लगन है। अच्छा, ये विशेषता है कि जब शनि एक ऐसा ग्रह है, शनि का प्रभाव लगन पर है या नहीं, यह कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। ये शनि इतना प्रभावशाली ग्रह है। यदि शनि का प्रभाव, शनि की दृष्टि और लगन पर जा रही है, शनि लगन को देख रहा है, लगन को ऐसा भी हो सकता है, तो निश्चित है कि व्यक्ति दाढ़ी मूछ रखने का शौकीन होता है। ये अपने में अटल सत्य है कि ऐसा व्यक्ति बड़े बाल रखने का शौकीन होता है और दाढ़ी मूछ रखने का शौकीन होता है। ये शनि की दृष्टि यदि लगन पर है या शनि लगन में उपस्थित है, तो लगन में उपस्थित है, व्यवस्थित है, तो निश्चित उसका लगन पर प्रभाव है। और यदि शनि की दृष्टि भी यदि लगन पर है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बाल और दाढ़ी रखने का शौकीन होता है। अच्छा, जहां पर दाढ़ी का विषय आ गया है,
क्योंकि जिन जातक जिनका नाम राहुल गांधी है, आपने प्राय उनको दाढ़ी रखे देखा होगा। बिना दाढ़ी के बहुत कम दिखाई दिए वो आज तक। दाढ़ी, क्योंकि शनि लग्न का स्वामी है और वो नीच राशि का होकर के, लग्नेश नीच राशि का होकर के और केंद्र में व्यवस्थित है, चतुर्थ स्थान में व्यवस्थित है। और जहां पर दाढ़ी का विषय आ जाता है, दाढ़ी से बहुत कुछ जाना जा सकता है। दाढ़ी भी कई प्रकार की होती है, उसके भी प्रकार हैं। एक तो लंबी दाढ़ी रखते हैं लोग, और जो लंबी दाढ़ी वाले होते हैं वो बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपनी धुन के पक्के होते हैं, काफी गंभीर होते हैं जिनकी लंबी दाढ़ी होती है। और जिनकी बेतरतीब दाढ़ी होती है, कोई सेट बैट नहीं होती है, बढ़ती रहती है, कभी उसमें कंघा भी नहीं डालते हैं, कभी याद आ गई तो डाल लिया, तो ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं। आलसी होते हैं और मूडी स्वभाव के होते हैं। और जो लोग दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं लेकिन दाढ़ी का ध्यान बहुत रखते हैं, फ्रेंच कच दाढ़ी, अन्य प्रकार की दाढ़ी बड़ी उसको सेट करा के रखते हैं, और जो है तरह प्रकार की उसकी कटिंग करा के रखते हैं, दाढ़ी का बहुत ध्यान देते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े रसिक मिजाज होते हैं। स्त्रियों से उनका आकर्षण और लगाव ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्तियों को जो दाढ़ी पे विशेष ध्यान देते हैं, तत्त प्रकार की दाढ़ी की कटिंग जो चेंज करते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का लगाव और उनको भी स्त्रियां पसंद करती हैं, ऐसा भी प्राय अनुभव में आया है। तो ये तो शनि का प्रभाव लगन पर है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बड़े बाल और दाढ़ी रखने वाला होता है। ये अपने में प्राय सत्य ही पाया गया है। राहुल गांधी की कुंडली में एक बड़ा विचित्र योग है जो प्रायः कम देखा जाता है, जिसका नाम है आपो क्लिम योग। आपो क्लिम नाम का योग है, प्रायः कम देखने को मिलता है। राहुल गांधी की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है, लेकिन बड़ा पावरफुल है, बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्र है, पूर्णिमा के लगभग का चंद्र है, बड़ा शक्तिशाली चंद्र है। और विशेष बात यह है कि राहुल गांधी का अभी पाण ग्रहण संस्कार नहीं हुआ है। अगर पाण ग्रहण संस्कार होता तो देश को पता होता, सबको पता होता। तो उस स्थिति में सप्तम भाव पत्नी का भाव है, बड़ा विचारणीय भाव होता है। और सप्तम भाव का स्वामी कौन है? कि वो चंद्र है, और वो नीच राशि का है। चंद्र नीच राशि का ये बहुत बड़ा कारण है विवाह ना होने का। और सप्तम स्थान में शुक्र व्यवस्थित है कर्क राशि का। कर्क राशि में और सप्तम स्थान में शुक्र वैसे ही फेल होता है, निष्फल हो जाता है। और शुक्र पत्नी है, शुक्र पत्नी है और वो अतिशत्रु राशि में बैठा हुआ है। अतिशत्रु राशि में बैठा हुआ है और उसकी वृद्धावस्था है। तो हो सकता है
आगे चल करके प्राण ग्रहण संस्कार का योग बना दे। ये वृद्धावस्था में ग्रह है, शुक्र वृद्धावस्था का है, लेकिन शत्रु राशि में है और उसका सप्तम स्थान का स्वामी भी शत्रु राशि में, नीच राशि में है और सप्तम स्थान स्वयं पीड़ित भी है। क्यों? सप्तम स्थान के एक तरफ द्वितीय भाव में सप्तम स्थान से केतु बैठा हुआ है, सिंह राशि का केतु, और सप्तम स्थान से द्वादश भाव में सूर्य और मंगल दोनों आग के गोले बैठे हुए उपस्थित है द्वादश भाव में सप्तम स्थान से। तो सूर्य के द्वारा, मंगल के द्वारा और केतु के द्वारा सप्तम स्थान पीड़ित भी है। और सप्तम स्थान जो पत्नी का कारक होता है और शुक्र स्वयं पत्नी का कारक बनता है, तो वो भी अतिशत्रु राशि में सप्तम स्थान में उपस्थित है। और सप्तम स्थान का स्वामी चंद्र नीच राशि में है। लेकिन इस कुंडली में नीच राशि के चंद्र ने एक बड़ा श्रेष्ठ योग बनाया है जिसका नाम है आपोखिलिम योग। कि जब भी सूर्य से छठवें स्थान में या आठवें स्थान में जब चंद्र व्यवस्थित होता है, आपोखिलिम योग बड़ा प्रभावी योग होता है, सामान्य योग में नहीं आता। ये योग जो है सामान्य योग में इसकी गणना नहीं की जाती है, जिसका नाम आपोखिलिम योग रखा गया है विद्वानों के द्वारा। और दूसरा योग एक योग और है, जैसे उनको देखते भी होंगे आप, उनके भाषण भी आपने सुने होंगे, तो इनकी कुंडली में सरल योग है। अपने किसी भी बात को सरलता से ये कह देते हैं और देखने में और बात करने में भी सरल दिखाई देते हैं। अरे चेहरे से भी उनके से सरलता और सौम्यता नजर आती है। भाषण में भी तीखापन नहीं देखा जाता है, सरलता ही दिखाई देती है। तो ऐसा व्यक्ति निर्भय होता है और दीर्घायु होता है, जिसका सरल योग बनता है और लक्ष्मीवान होता है और अपने उद्योगों में सफलता को प्राप्त करने वाला होता है, जिसका सरल योग होता है। शत्रुओं को जीतने वाला होता है और बड़ा विख्यात पुरुष होता है, जिसका भी सरल योग बनता है। इस कुंडली में एक नीच भंग राजयोग और है, नीच भंग राजयोग भी है। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही नीच राशि का हुआ है। और जब कोई ग्रह नीच भंग राजयोग इसीलिए बनना है कि केंद्र का स्वामी नीच राशि का केंद्र में व्यवस्थित है, इसीलिए वो नीच भंग राजयोग बना रहा है। नीचस्थितो धर्मणियो ग्रहस्यात्, अर्थात जो ग्रह नीच राशि का होता है वो व्यक्ति को राजा के समान उच्च पद एक बार जरूर दिलवाता है। और इस कुंडली में अच्छा प्राय ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी की कुंडली में अनफा योग बनता है, वो भी बृहस्पति के माध्यम से बनता हो। जब भी बृहस्पति के द्वारा जब अनफा योग का निर्माण होता है, अर्थात चंद्र से द्वादश भाव में जब भी बृहस्पति देखा गया है तो वो अनफा योग बनाता है। और सूर्य के अतिरिक्त सारे ग्रह द्वादश स्थान में, कोई सूर्य को छोड़ करके कोई भी ग्रह चंद्र से द्वादश स्थान में व्यवस्थित होता है तो वो अनफा योग बनाता है। लेकिन इसमें बुध के द्वारा और बृहस्पति के द्वारा
जो अनफा नाम का जो योग बनता है वो बड़ा प्रभावी होता है। वो इतना प्रभावी होता है कि व्यक्ति को बेताज बादशाह बना देता है, सम्राट बना देता है। ऐसा जातक गंभीर होता है और शक्तिशाली होता है और बुद्धि से बड़ा मेधावी बुद्धि का होता है। शुभ कार्यों में उसकी बुद्धि संलग्न रहती है और समाज का बड़ा प्रिय होता है और हितैषी भी होता है। बुद्धिमान तो होता ही है और बड़े बड़े आदर्श और श्रीमान सम्राट जैसे लोगों से और उसको यश की प्राप्ति होती है और उसको सम्मान भी उन विशिष्ट पुरुषों के द्वारा मिलता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ होता है जिसका भी अनफा योग बृहस्पति या बुध के द्वारा बनता है। तब एक उभयचरी नाम के योग की हमने चर्चा की थी, आपने भी अन्य विद्वानों से सुना होगा। इस कुंडली में उभयचरी योग भी बनता है। जब सूर्य से दूसरे द्वितीय भाव में अर्थात या द्वादश भाव में चंद्रमा के अतिरिक्त यदि कोई ग्रह होता है तो वहां पर उभयचरी योग का निर्माण होता है और इसमें दो दो उभयचरी योग बन रहे हैं। सूर्य से द्वादश भाव में बुध बैठा हुआ है और सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है। दोनों ही शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और स्वतंत्र बैठे हुए हैं, किसी के साथ नहीं है। वो कितना सुंदर उभयचरी योग बना रहे हैं और दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो ये उभयचरी जो योग है ये बड़ा छुपा रुस्तम योग है। अर्थात जब उभयचरी योग बनता है तो जातक काफी अनेक प्रकारों की जिम्मेवारियों से युक्त होता है, यानी कार्यभार को सहन करने वाला होता है, समान शरीर का होता है और समस्त वस्तुएं और समस्त प्रकार के सुखों के साधनों से वो हमेशा परिपूर्ण होता है और बड़ा बुद्धिमान और विद्यावान होता है, सुंदर होता है, ऐश्वर्य से युक्त होता है। नौकर चाकर उसके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। धन से युक्त होता है, अपने बंधु बांधवों का, समाज का, देश का, सबका वो रक्षक होता है और राजा के समान जीवन यापन करता है। पूर्ण साहसी होता है और हर स्थिति में प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है और दीर्घजीवी होता है, दीर्घायु होता है। और ये जो राजीव गांधी जी की जो राहुल गांधी की जो कुंडली है उसमें बृहस्पति अर्थात द्वादश भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, दोनों ही स्थानों को अच्छा नहीं माना जाता बृहस्पति की दृष्टि से। वो दोनों भावों का स्वामी बना है और केंद्र में बैठा है, दशम भाव में बैठा हुआ है और उसने संबंध अपना बनाया लग्नेश के साथ में। जो नीच राशि का जो शनि है उसके साथ में उसने संबंध बनाया है। शनि की दृष्टि बृहस्पति पर है, भोगों का स्वामी है, भोगों का स्वामी बना है कौन? शनि। द्वादश स्थान भोग स्थान है। समस्त प्रकार के भोगों का भोग, चाहे वो अशुभ भोग हो, चाहे वो शुभ भोग हो, चाहे वो पाप भोग हो, चाहे वो पुण्य भोग हो, जितने प्रकार के सांसारिक भोग भोगे जाते हैं वो सभी द्वादश स्थान से देखे जाते हैं। द्वादश स्थान ही भोग स्थान है और भोग देशों का स्वामी बनता है। और द्वादश स्थान जब बृहस्पति जैसा भोगों का स्वामी बनेगा तो बृहस्पति का भोगों से क्या लेना देना? अरे बृहस्पति तो ज्ञानी है, वीतराग सन्यासी है।
तो भोगों को बृहस्पति, जब बृहस्पति तो भोगों से क्या मतलब, शुक्र का भोगों से तो अर्थ निकाला जा सकता है और उसका संबंध है। और उसके संसार में जितने भी भोग हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी लौकिक सुख हैं, वो सभी शुक्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। और जब बृहस्पति जैसा पावन पवित्र निश्चल देवताओं का गुरु, ज्ञान का असीमित भंडार, तो वो ऐसी भोगने की गलती क्यों करेगा? ये निश्चित है कि इस कुंडली में बुध वर्गोत्तम नवांश में है। वर्गोत्तम नवांश में बुध है और बृहस्पति भी वर्गोत्तम नवांश में, तो ये तो अपने में निश्चित हो जाता है कि एक बार ये व्यक्ति इस भारत देश का प्रधानमंत्री अवश्य बनेगा। याद रखना, इसकी कुंडली कहती है कि ये एक बार व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री सुनिश्चित बनेगा। ये तो अपने में दृढ़ निश्चित है, क्यों जहां पर बुध और बृहस्पति जैसे पावन ग्रह, शुभ ग्रह स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हों और केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हो और वो भी वर्गोत्तम नवांश में हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये बात की राज सत्ता को ना संभाले। निश्चित रूप से ऐसा होना है। वो याद रखना, फरवरी 2019 से बुध की अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है राहुल गांधी पर, और बुध वर्गोत्तम नवांश में बैठा हुआ भाग्यस्थान का स्वामी है, भाग्येश है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा हुआ है और चंद्र को देख रहा है। संबंध बहुत सुंदर बना रखा है उसने। केतु इस कुंडली में बहुत खराब है और नीच के शनि ने सूर्य की स्थिति को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, क्यों शनि, नीच के शनि की दृष्टि सूर्य पर है और सूर्य और मंगल दोनों षष्ठ भाव में व्यवस्थित हैं। सूर्य पीड़ित हो गया शनि के द्वारा, लेकिन सूर्य अष्टमे से, अष्टम स्थान का स्वामी षष्ठ स्थान में बैठा हुआ है, तो ये पिता का सुख जल्दी खत्म करता है। ये भी योग सूर्य बना रहा है क्योंकि सूर्य पिता है। और अष्टम स्थान में सिंह राशि सूर्य की राशि है, यानी पिता का प्रतिनिधित्व करती है सिंह राशि। और जब सिंह राशि राहु केतु के द्वारा पीड़ित हो रही है, अष्टम स्थान में सिंह राशि आती है, राहु और केतु के द्वारा सिंह राशि पीड़ित है, और उस राशि का स्वामी सूर्य शनि के द्वारा पीड़ित है, नीच के शनि की उस पर दृष्टि है, और शुक्र मां की राशि में बैठा हुआ, कर्क राशि मां की राशि और अतिशत्रु राशि में बैठा हुआ शुक्र, मां की राशि में शुक्र बैठा हुआ है और वो अतिशत्रु राशि में बैठा हुआ है। और मां के स्थान का स्वामी कर्क राशि का स्वामी चंद्र भी नीच राशि में है, इसीलिए माता को वैधव्य योग भी बनता है। शुक्र और चंद्र दोनों उसका कारण बने और सूर्य भी उसका कारण बना, राहु भी उसका कारण बना और केतु भी उसका कारण बना और शनि भी उसका कारण बन गया, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर है। जब 21 मई 1991 जब इनके पिताश्री की मृत्यु होती है 21 मई 1991 को, तो उस समय राहुल गांधी पर शुक्र की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य इतना पीड़ित है, उसकी राशि पीड़ित है, और केतु की प्रत्यंत दशा चल रही है, केतु की ही प्राण दशा चल रही है और शनि की जीव दशा चल रही है। अर्थात शुक्र, केतु, शनि, सूर्य ने पिता का सुख खत्म कर दिया 21 मई 1991 के दिन।
कभी इनकी जुबान फिसल जाती है, कुछ गड़बड़ कर जाते हैं भाषण देने में, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु व्यवस्थित है। तो कभी कभी कह देते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी देश में, आलू की फैक्ट्री में आलू पैदा होगा, कंपनी बनेगी आलू की। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये निश्चित है कि जनता इनको पसंद करती है इस देश की। ये तो भी हम लोग राजनीतिक नहीं है, लेकिन कुंडली का विश्लेषण तो करना ही है। और वर्तमान में 9 फरवरी 2019 से जो बहुत अच्छा ग्रह भाग्य का स्वामी है बुध त्रिकोण में बैठा हुआ है, उसकी अंतर्दशा प्रारंभ हो चुकी है। बहुत अच्छा समय 9 फरवरी 2019 से इस जातक पर प्रारंभ हो रहा है। देश का भला हो, जातक सदा सदा उन्नति करता रहे, आप लोग ज्ञान से परिपूर्ण होते रहें, ज्ञान की गंगा में स्नान करते रहें, इसी भावना और कामना के साथ में इस प्रकरण से आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले नमः शिवाय, जय गो माता की।